ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और आज हम बात कर रहे थे उपचुनाव पर महा कवरेज में, जहां सुबह 8 बजे से जो है काउंटिंग शुरू हो जाएगी। खासा इंतजाम जो है सुरक्षा के लिहाज से किए गए हैं। तो चलिए अब सीधा रुख कर लेते हैं। हमारे साथ संजीव कपासिया राजनीतिक संपादक जुड़े हैं बागेश्वर की जानकारी देने के लिए। उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ कैलाश जोशी जी जुड़े हैं। संजीव जी, सबसे पहले आपका रुख करना चाहेंगे, जैसे कि बताया कैलाश जी ने कि किस तरीके से सुरक्षा के लिहाज से भी 144 धारा वहां पर लागू कर दी गई है। लेकिन आपने एक और जानकारी महत्वपूर्ण दी है कि ओपी राजभर का कहीं ना कहीं बहुत गहरा कनेक्शन इस सीट से है। उसके बारे में जरा बताइए, क्योंकि अगर बीजेपी जीती है तो कितना फायदा ओपी राजभर को भी आने वाले समय में मिल सकता है। देखिए, पहले मैं कैलाश जी का जिक्र करना चाहूंगा। कैलाश जी जिस अंदाज में रिपोर्टिंग करते हैं दीपाली, उन्होंने कहा कि प्रत्याशियों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं, तो निश्चित तौर पर जो हमारे दर्शक हैं वो जानकारी तो लेते ही हैं, लेकिन रोमांचित भी होते हैं। जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर की बात आप कर रही हैं, ओम प्रकाश राजभर की प्रतिष्ठा सीधे तौर पर दांव पे लगी है। आप समझिए कि जब 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और ओम प्रकाश राजभर गठबंधन के साथ लड़ते हैं, तो ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी को जो कम सीटें आई हैं उसमें बड़ा रोल ओम प्रकाश राजभर का है। तो आज साफ हो जाएगा कि आखिरकार ओम प्रकाश राजभर पूर्वांचल में सियासी रूप से कितने प्रभावी है। ओम प्रकाश राजभर समाज में जो उनकी विश्वसनीयता है, क्या वो अभी भी बनी हुई है? क्योंकि पहले समाजवादी पार्टी के साथ थे, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, उससे पहले अकेले चुनाव लड़ते थे। तो तमाम जो पार्टियां और खेमे बदलने का खेल है ओम प्रकाश राजभर का, क्या वो विश्वसनीयता अभी भी बनी हुई है? और दूसरा जो अपनी विश्वसनीयता को इस चुनाव में दांव पे लगाया वो शिवपाल यादव है, अखिलेश यादव के चाचा। उन्होंने इस चुनाव को पूरी तत्परता के साथ लड़ा है, पूरे जुनून और पूरी ताकत और पूरी शिद्दत के साथ वहां पर रहकर प्रशासन के खिलाफ, सरकार के खिलाफ तमाम चीजें की। वो चाहे आजमगढ़ में आईजी से मुलाकात करना हो, या फिर वापसी जाते हुए उनको मऊ में जिस तरीके से रोका गया उसकी मुखालफत करना हो, या फिर भारतीय जनता पार्टी और प्रशासन के जो गठजोड़ है उसको जनता के सामने लाना हो, ये तमाम चीजें शिवपाल यादव के द्वारा की गई। और आज रिजल्ट नतीजे ये बताएंगे कि आखिरकार ओम प्रकाश राजभर की सियासी हैसियत क्या है, या फिर शिवपाल यादव की जो रणनीति होती थी संगठन को लेकर वो किस तरीके की बची है, या फिर मायावती अपने आदेश पर क्या अपने वोटर को प्रभावित कर सकती है, क्या आदेश दे सकती है कि जो मायावती कहेंगी वही करेगा दलित समाज। ये आज बहुत सारी चीजें नतीजों के बाद साफ हो जाएंगी दीपाली जी। चलिए कैलाश जोशी का रुख कर लेते हैं। कैलाश जोशी जी, जैसे कि हम देख रहे हैं वोटिंग कुछ ही माफ कीजिएगा, काउंटिंग जो है कुछ ही समय में अब शुरू हो जाएगी। लेकिन आपने भी पिछली बार ये डिस्कशन हमारा चल रहा था, तो उस समय आपने ये बताया था कि जो पार्वती देवी है उनका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा कम है एज कम्पेयर टू अगर हम बात करते हैं बसंत कुमार की। तो क्या यहाँ पर सहानुभूति फैक्टर जो है बीजेपी का काम कर सकता है? बिल्कुल दीपाली, देखिए अभी हमारे राजनीतिक संपादक संजीव कपासिया जी ने बताया कि जो साख है यहाँ पर भी वही आलम है, क्योंकि जो साख है, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की बात करें तो कांग्रेस के भीष्म पितामह का दर्जा उनको यहाँ पर दिया जाता है राजनीति में। और उन्होंने इस बार जो है एडी चोटी का जोर इस चुनाव में लगाया है। प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा नए कार्यकाल में है, उनका पहला ये परिणाम, उनके लिए पहली परीक्षा ये है। उसके साथ ही कांग्रेस के जो और नेता जो वहां पर चुनाव में लगे थे उनकी साख भी जो है दांव पर है। वहीं अगर बात करते हैं तो मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने जिस प्रकार से यहाँ पर मेहनत की है, महेंद्र भट्ट जो प्रदेश अध्यक्ष बने हुए हैं, हालांकि बद्रीनाथ से चुनाव हार गए थे, उसके बाद उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, उनकी साख भी यहाँ पर दांव पे दिखाई दे रही है। महत्वपूर्ण ये है कि अनुभव की जहां तक आपने बात की, मैं पिछली बार जब हमने मतदान जब चल रहा था तब भी हमने इस चीज को अपने दर्शकों को बताया था कि देखिए, जहां तक चंदन राम दास का सवाल है, चंदन राम दास पिछले 20 वर्षों से वहां पर जो है विधायक हैं, और उनका जो योगदान उस क्षेत्र के लिए रहा है, क्योंकि जो सीट थी वो भाजपा के पाले में थी, लगातार जो है 20 वर्षों से वहां पर विधायक वो थे, क्योंकि चौथे टर्म के विधायक थे इस बार। और उनके देहांत के बाद उनकी पत्नी को भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है मैदान में। और जो बसंत कुमार हैं, बसंत कुमार की अगर हम बात करें तो बसंत कुमार का ये तीसरा टेन्योर है, यानी कि यूं कहें कि तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। पहली बार बसपा से चुनाव लड़े, उसके बाद आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़े हैं, अब की बार कांग्रेस से अपना किस्मत आजमा रहे हैं। लेकिन जहां तक सवाल है राजनीतिक पृष्ठभूमि का, तो कहीं न कहीं जो पार्वती दास है, पार्वती दास को चंदन राम दास का जो कार्यकाल रहा है उसका फायदा मिलता हुआ यहाँ पर दिखेगा। और जहां तक बसंत कुमार की अगर हम बात करें,
बसंत कुमार को जिस प्रकार से तीसरे बार वो चुनाव लड़ रहे हैं, चुनावी एक्सपीरियंस उनको भी है, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि जनता ने किसको अपना आशीर्वाद दिया है, बसंत कुमार को दिया या फिर पार्वती देवी को दिया है, भारतीय जनता पार्टी को दिया है या फिर कांग्रेस को दिया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण दीपाली जो यहाँ पर सिनेरियो निकल कर आ रहा है, क्योंकि मोदी मैजिक आज भी उत्तराखंड में कायम है, तो कहीं न कहीं ये दोनों जो प्रत्याशी है इनके होश उड़े हुए हैं। अब महत्वपूर्ण यहाँ पर ये हो जाता है कि जैसे ही 8 बजे बिल्कुल 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 कैलाश जी, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि मोदी मैजिक जो है यहाँ पर चलता हुआ भी नजर आ रहा है। इस बार भी हम लोग हर चुनाव में अक्सर ये देखते हैं, लेकिन ये देखना होगा कि किसके साथ जीत का ताज सजेगा। फिलहाल के लिए लेते छोटा सा ब्रेक। आप सभी हमारे साथ बने रहिए इस चर्चा में।